हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन पोइट्री सेक्शन में लेसन नंबर 15 के संदर्भ में बात करेंगे और आज का अपना टाइटल रहेगा द 7 एजेस ऑफ मैन, जो एक मोनोलॉग है और विलियम शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी एक प्ले है। आपको विदित है कि प्ले या ड्रामा दो प्रकार के होते हैं, कॉमेडी या ट्रेजेडी। कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत और ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत। तो जिस मोनोलॉग की अपन बात कर रहे हैं, जो पोएम अपन पढ़ रहे हैं, ये विलियम शेक्सपियर के फेमस कॉमेडी प्ले है जिसका नाम है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट इस प्ले से, कॉमेडी से ये लिया गया है और यह एक मोनोलॉग है। यह एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग क्या होता है? जब कोई भी कैरेक्टर प्ले के अंदर, ड्रामा के अंदर, नाटक में जब कोई पात्र अकेला स्टेज पर, मंच पर बोलना होता है और स्पेक्टेटर्स जो सामने होते हैं उनका उसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, ऐसे गीत को यहाँ पर लिटरेचर में मोनोलॉग कहते हैं, जिसमें मंच पर पात्र के अलावा कोई अन्य कैरेक्टर जो है नहीं होते। तो द 7 एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट, इससे लिया गया है और ये एक मोनोलॉग है। ये जो मोनोलॉग है वो स्पोकन किसके द्वारा बोला गया है? तो एक पात्र का नाम है जैक्स। एक पात्र का नाम है जैक्स। आपने एज यू लाइक इट प्ले के संदर्भ में जाना होगा, पढ़ा होगा, या इतना आपके लिए डीपली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस एज यू लाइक इट प्ले के अंदर जो एक कॉमेडी है, सुखांत नाटक है, इसमें ये मोनोलॉग है जो एक पात्र जिसका नाम है जैक्स के द्वारा बोला गया है और जैक्स को मेलनकली कहा गया है। मेलनकली कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा पात्र है जो हमेशा फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन के जंगल में हमेशा दुखद प्राणी के रूप में जीवन यापन करता है और इसीलिए हमेशा एक दुखी अवस्था में रहने के कारण इसको मेलनकली कैरेक्टर कहा गया है। और ये जो मेलनकली कैरेक्टर है जैक्स, जिसके द्वारा ये मोनोलॉग एज यू लाइक इट जो प्ले है, कॉमेडी है, एक सुखांत नाटक है विलियम शेक्सपियर का, उसमें ये जो मोनोलॉग है वो मेंशन्ड है। विलियम जैक्स के द्वारा इसका वर्तांत किया गया है। तो यहां पर यही इंपॉर्टेंट रहता है कि द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन हैज बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स फेमस कॉमेडी entitled As You Like It, and it is spoken by a melancholy character named Jax. It is a monologue. ये एक मोनोलॉग है। तो देखिएगा, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अबाउट द पोएम कि इस मोनोलॉग में विलियम शेक्सपियर ने किन चीजों का वर्णन किया है। तो देखिएगा,
अकॉर्डिंग टू द पोइट, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अकॉर्डिंग टू द पोइट a man's life can be divided into 7 different stages। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो थीम के रूप में काम में ली जा सकती है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, विलियम शेक्सपियर के अनुसार, इस पोम में ए मैन्स लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन को, एक मनुष्य के जीवन को कैन बी डिवाइडेड बांटा जा सकता है इनटू 7 डिफरेंट स्टेजेस, 7 अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्ति के जीवन को बांटा जा सकता है। तो विलियम शेक्सपियर ने एक मानव जीवन की अलग अलग जो अवस्थाएं हैं और अलग अलग अवस्थाएं जो डिफाइन करने का उनका जो बेस रहा है वो रहा है एक्ट्स। ये जो 7 अवस्थाएं विलियम शेक्सपियर ने दी है वो उनके अलग अलग अवस्थाओं में जो उनके द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा अलग अलग जो कार्य किए जाते हैं उनको आधार मानते हुए, on the basis of acts a man perform in his whole life, एक मनुष्य के कार्यों के आधार पर जो वह अपने जीवन में संपूर्ण करता है, जिनका प्रतिपादन करता है, उन कार्यों के आधार पर मानव जीवन को विलियम शेक्सपियर ने 7 अवस्थाओं में बांटा है। क्लियर? तो ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट्स, कवि के अनुसार, ए मैन्स लाइफ, एक व्यक्ति का जो जीवन है, कैन बी डिवाइडेड, जिसको बांटा जा सकता है, इनटू 7 डिफरेंट स्टेजेस, 7 अलग अलग अवस्थाओं में, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्ट्स, किसके आधार पर? एक व्यक्ति के जीवन में किए जाने वाले कार्यों के आधार पर। चलिए उन 7 अवस्थाओं की अपन बात करते हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? आपके सामने वैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरे पोम का, काफी बड़ी पोम है क्योंकि इसमें 7 अवस्थाओं का भी वर्णन मिलेगा पूरा। तो अपन बात करते हैं द 7 एजेस आर फॉलोइंग। जो 7 अवस्थाएं हैं वो निम्नलिखित है। और कौन सी 7 अवस्थाएं हैं? नंबर 1, यहाँ पे देखिएगा एक बार टेक्स्ट में, एट फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फेंट, पहली अवस्था कौन सी आ गई आपकी? इन्फेंट। ओके, नंबर 2, सेकेंड स्टेज कौन सी है? यहाँ पे देखिएगा, देन द वीनिंग स्कूल बॉय, दूसरी जो अवस्था है वो है स्कूल बॉय, स्कूल बॉय। थर्ड जो एज है देखिएगा यहाँ पे, द लवर, थर्ड जो स्टेज है वो है लवर। फोर्थ स्टेज की अगर हम बात करें तो वो है ए सोल्जर, फोर्थ स्टेज है सोल्जर। फिर नेक्स्ट स्टेज की अपन बात करें, फिफ्थ स्टेज, यहाँ पे देखिएगा, फिफ्थ जो स्टेज है वो है आपके जस्टिस। नंबर 6th स्टेज, 6th स्टेज की अपन बात करें तो ये जो 6th स्टेज है वो है स्टेज ऑफ या एज ऑफ पेंटालून। 6th जो स्टेज है वो पेंटालून की एज है। और लास्ट एंड फाइनल जो 7th स्टेज है वो आपके यहाँ पे देखिएगा, द लास्ट सीन ऑफ ऑल, जो यहाँ पर बताया हुआ है, इसको नाम दिया है ओल्ड एज। 7 अवस्थाओं का आपको नाम के साथ साथ
कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उनके जो मेन फीचर्स हैं प्रत्येक अवस्था के, उनको याद रखना बहुत कंपलसरी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द पोएम की, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार मानव जीवन को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो आपका जवाब होगा 7 अवस्थाओं में। अकॉर्डिंग टू द पोएट ए मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट स्टेजेस। क्लियर? नेम ऑफ द 7 डिफरेंट स्टेजेस ओवर एजेस, 7 जो अलग अलग अवस्थाएं दी है उनका नाम क्या है या कौन कौन सी वो अवस्थाएं हैं, तो देखिएगा पहली अवस्था है इन्फेंट, शिशु की अवस्था। दूसरी जो अवस्था है स्कूल बॉय, मतलब लर्निंग एज। तीसरी जो अवस्था है वो कौन सी है, लवर। फोर्थ जो अवस्था है वो कौन सी है, सोल्जर। पांचवी जो अवस्था है वो कौन सी है, जस्टिस। छठी जो अवस्था है सेकंड लास्ट, वो कौन सी अवस्था है, एज ऑफ पेंटालून। और लास्ट एंड फाइनल जो एज है, स्टेज है, वो कौन सी है, ओल्ड एज। क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं, प्रत्येक अवस्था को जानते हैं और टेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखिए एक बार मैं वापस आपको बता देता हूं कि विलियम शेक्सपियर ने इस कविता में द 7 एजेस ऑफ मैन, जैसा कि आप टाइटल में फाइंड आउट कर रहे हैं, मानव जीवन को 7 अलग अलग अवस्थाओं में डिवाइड किया है। और डिवाइड करने का जो आधार है वो आधार है एक व्यक्ति के द्वारा पूर्ण किए जाने वाले कार्य, अलग अलग अवस्थाओं में वह किस किस प्रकार के कार्य जो है संपादित करता है, उनके अनुसार मानव जीवन को 7 अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली अवस्था इन्फेंट, दूसरी अवस्था स्कूल बॉय, तीसरी अवस्था लवर, चौथी अवस्था सोल्जर, पांचवी अवस्था जस्टिस, छठी अवस्था पेंटागन और लास्ट एंड फाइनल 7वीं जो अवस्था है वो है ओल्ड एज। चलिए अब अपन बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में, जो आपके बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है। पोम का टाइटल है द 7 एजेस ऑफ मैन और ये जो है एक मोनोलॉग है विलियम शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। वहां से ये जो मोनोलॉग है एक मेलनकली इमेजिनरी कैरेक्टर है इस प्ले में, इस कॉमेडी में एज यू लाइक इट में, जिसका नाम है जैक्स, और उनके द्वारा इस पोम को जो है गाया गया है। तो चलिए बात करते हैं अपन शुरुआत में। मुख्य तौर पर इस पोम को पढ़ने के लिए 8 भागों में आपको ये पोएम डिवाइड कर लेनी चाहिए। अलग अलग 8 जो इसके पार्ट हैं उसमें आप ये पोम डिवाइड कर लेंगे। 7 तो हो गई अवस्थाएं और पहला जो स्टेंजा है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक इसके संदर्भ में विशेष तौर से आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक यहां से कोई भी क्वेश्चन पुट अप नहीं हुआ है और डेफिनेटली एक अच्छा स्टेंजा बन सकता है और स्टेंजा के साथ साथ एक अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं। All the world is a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. यहां तक देखिएगा, all the world is a stage, पहली जो लाइन है वहां पर द पोएट विलियम शेक्सपियर कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किसकी? वर्ल्ड की स्टेज से। वर्ल्ड की तुलना किससे करते हैं? स्टेज से। तो अपन ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक चीज मैंने आपको समझाई थी कि सिमिली, मेटाफर और जो जनरल कंपैरिजन है विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था
कि पहली चीज, when two dissimilar things is compared without using like or as, without using such words, that is a metaphor, an example of metaphor. But when such words are used, it is such an example of simile, उपमालंकार का प्रयोग हो जाता है। और जहां पर डिसिमिलर चीजें नहीं होती है, असमान चीजें नहीं होती है और तुलना की जाए, चाहे इन शब्दों का आप प्रयोग करें सच या एज का, वहां पर जनरल कंपैरिजन होती है। सिमिली और मेटाफर के अंदर दोनों का पहली शर्त क्या है, पहली कंडीशन यह है कि दोनों का असमान होना जरूरी है, डिसिमिलर होना जरूरी है। लाइक या एज वर्ड का प्रयोग हुआ तो सिमिली हो गया, अगर उनका प्रयोग नहीं हुआ तो मेटाफर हो गया। तो आप यहाँ पर सीधा सा एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, मेटाफर, रूपक अलंकार है। तो ध्यान रखिएगा, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ये देखिएगा क्वेश्चन क्या बन रहा है, विलियम शेक्सपियर ने वर्ल्ड की तुलना किससे की है, तो स्टेज से, है ना। स्टेज की तुलना किससे की है, वर्ल्ड से, और क्यों की है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यदि स्टेंजा आएगा, यदि ये स्टेंजा आपसे पूछा जाता है तो फिर सवाल कैसे बन सकते हैं कि वर्ल्ड की तुलना किससे की, कंपैरिजन किससे की, तो स्टेज से, क्लियर। लेकिन यदि 2 नंबर का सवाल बनता है तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि कवि ने वर्ल्ड की तुलना स्टेज से क्यों की है, ध्यान रखिएगा। सेकंड लाइन देखिए, एंड ऑल द मैन एंड वुमन, और जो वर्ल्ड में सभी जो मैन एंड वुमन है, पुरुष और स्त्रियां हैं, मेयरली प्लेयर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है कि किसका किसके साथ, मैन एंड वुमन, जो वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं उनकी तुलना यहाँ पर किससे हुई है, प्लेयर्स से। और यहाँ पर प्लेयर्स का मतलब है कैरेक्टर्स, पात्र, जो एक स्टेज पर, जो एक मंच पर क्या करते हैं, अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं, अपना अभिनय पेश करते हैं। तो यहाँ पर कवि विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, की संपूर्ण दुनिया एक मंच के समान है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से मंच पर जो कैरेक्टर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, जो इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, वो पात्र एक स्टेज पर, एक मंच पर अपना अलग अलग रोल अदा करते हैं। उसी प्रकार से वर्ल्ड रूपी जो स्टेज है, दुनिया रूपी जो मंच है, वहां पर मैन एंड वुमन क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अभिनय करते हैं, और 7 अवस्थाएं खत्म होने के साथ ही इस मंच रूपी दुनिया से प्रस्थान कर जाते हैं और उनका अभिनय समाप्त हो जाता है। जैसा कि अपन देखते हैं स्टेज पर कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिनकी भूमिका बहुत कम होती है, कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिनकी भूमिका, जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी प्रकार से वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में मतलब कुछ बड़े अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं, उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनका जीवन भी वैल्यूलेस रह जाता है। जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक अच्छे कार्यों से अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करके अपने जीवन को इंप्रेसिव बना देते हैं, वैल्यूएबल बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा विलियम शेक्सपियर ने जो जीवन के प्रति उनका जो ओपिनियन है कितना शानदार है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, की संपूर्ण दुनिया एक मंच के समान है। यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है और वर्ल्ड की तुलना स्टेज से हुई है। क्लियर। सेकंड लाइन में क्या कह रहे हैं, एंड ऑल द मेन एंड वुमन, जो वर्ल्ड में सरवाइव करने वाले पुरुष और स्त्रियां हैं, वो स्टेज पर अपना अभिनय करने वाले कैरेक्टर्स जो होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं, उनके समान इस विश्व, इस संसार रूपी मंच पर अपना अभिनय करते हैं। तो सेकंड लाइन में यहाँ पर मैन एंड वुमन जो रियल होते हैं, उनकी
कंपैरिजन किनके साथ में हुई है, कैरेक्टर्स के साथ में हुई है, प्लेयर्स के साथ में हुई है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, तो दोनों असमान चीजें हो गई। ये भी एग्जाम्पल हो गया किसका, मेटाफर का। क्लियर। तो यहां से अगर ये सवाल बनता है कि कवि ने मैन एंड वुमन की कंपैरिजन किसके साथ में की, प्लेयर्स के साथ में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स, यहां पर देखिएगा दे किसके लिए रेफर्ड हुआ है, here they is referred to all the men and women who survive in this world, जो इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पुरुष और स्त्रियां, उनके लिए यहाँ पर किस वर्ड का प्रयोग हुआ है, थर्ड पर्सन प्लूरल जो है दे का यूज हुआ है। they have their exits and their entrances, वो क्या करते हैं, एंट्रेंस करते हैं। एंट्रेंस मतलब क्या हो गया कि जिस प्रकार से स्टेज पर प्लेयर्स क्या करते हैं, एंटर प्रवेश करते हैं अपना अभिनय करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से पुरुष और स्त्रियां मैन एंड वुमन क्या करते हैं, गेट बाथ, जन्म लेते हैं। किसमें, इस संसार में, मतलब संसार या विश्व रूपी जो मंच है उस पर उनका आगमन होता है, वहां पर उनका एंट्रेंस होता है जन्म के साथ, और अपना अलग अलग अभिनय करने के साथ ही वो एग्जिट्स कर लेते हैं, अर्थात गेट डाई। मैन इज मॉर्टल, विलियम शेक्सपियर ने ये चीज शो की है, इसको प्रूव किया है कि मैन इज मॉर्टल, कि जिस प्रकार से मंच पर पात्र अपना रोल अदा करने के लिए एंट्रेंस करते हैं, उसी प्रकार से मैन एंड वुमन जो जन्म लेकर संसार में क्या करते हैं, एंट्रेंस करते हैं, और जिस प्रकार से प्लेयर्स या कैरेक्टर्स अलग अलग भूमिकाएं अदा करते हैं मंच पर, उसी प्रकार से पुरुष और स्त्रियां अपना जो निश्चित अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग जो भूमिकाएं हैं वो संपादित करने के बाद एग्जिट्स कर लेते हैं, मतलब दुनिया रूपी मंच से डिपार्ट कर लेते हैं, प्रस्थान कर लेते हैं, क्योंकि 7 अवस्थाएं बीतने के बाद व्यक्ति है वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन मृत्यु को प्राप्त करता है। नेक्स्ट, एंड वन में मतलब यहां पर वन का यूज हुआ है फॉर एवरी मैन, इंडिविजुअली, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। एंड वन मैन, और प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, इन हिज टाइम किसके लिए आया है, इन हिज लाइफ, इन हिज टाइम यहां पर आया है किसके लिए, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में क्या करते हैं, प्लेस, परफॉर्म करते हैं, मेनी पार्ट्स, कई सारे भाग, और यहाँ पर कई सारे भाग सिमट कर कितने भागों में रह जाते हैं, 7 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। His acts being 7 ages, 7 अवस्थाएं यहाँ पर व्यक्ति के जीवन की बता रखी है, उनका आधार क्या है, His acts, उसके जो अभिनय है, उसके जो कार्य है, वो उसकी 7 अलग अलग अवस्थाओं की पहचान कराते हैं। अपन उसके एक्ट्स को देखकर ये पता कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति की कौन सी अवस्था है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक अपना बहुत इंपॉर्टेंट जो एक स्टेंजा है वो खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहली लाइन में कवि ने वर्ल्ड की तुलना किससे की, स्टेज से। मैन एंड वुमन की कंपैरिजन किसके साथ में, प्लेयर्स, कैरेक्टर्स के साथ में। एग्जिट्स का यहाँ पर क्या अर्थ है, गेट डाई। एंट्रेंस का अर्थ यहाँ पे क्या है, गेट बाथ। ठीक है। और प्रत्येक जो व्यक्ति है इन इस टाइम अपने संपूर्ण जीवन में क्या करता है, प्लेस मेनी पार्ट्स, कई भूमिकाएं अदा करता है, कई अलग अलग भागों में, है ना, अलग अलग पार्ट्स में अपने जीवन को बिताता है, स्पेंड करता है। तो ये जो पार्ट्स हैं वो टोटल कितने हैं, 7 अवस्थाओं में उन्होंने डिवाइड किए हैं। और 7 अवस्था
अवस्थाएं जो है उनका आधार क्या है? हिज एक्ट्स, कि किस प्रकार के वो अभिनय करता है, उसके अभिनय के तौर पर उसके जीवन को 7 अलग अलग अवस्थाओं में डिवाइड किया है, जो अवस्थाएं निम्न प्रकार है, जिनकी अपन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, छोटे सवाल तो शायद आप समझ चुके होंगे, बड़े सवाल की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि कवि ने संसार की तुलना मन से क्यों की है? तो देखिएगा, इसका आंसर समझिए कि जिस प्रकार से जो कैरेक्टर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो मंच पर प्रवेश करते हैं और अपनी निश्चित अलग अलग जो भूमिकाएं उन्हें संपादित करने के लिए बताई जाती है, वो अलग अलग अपनी भूमिकाएं संपूर्ण मतलब उनके भूमिका के समय के साथ वह अपनी वो जो रोल है वो निभाते हैं, अदा करते हैं और मंच से प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इन द सेम वे, उसी प्रकार पुरुष और स्त्रियां क्या करते हैं, अलग अलग 7 अवस्थाओं में अपना रोल प्ले करते हैं और 7 प्रकार के अलग अलग रोल प्ले करने के बाद वह मंच रूपी दुनिया से प्रस्थान कर जाते हैं। As players or characters get entrances on the stage and leave it or depart from it after playing their different roles, definite roles. In the same way, men and women get birth and plays different parts in his whole life and get depart from the world. इसलिए यहाँ पर कवि विलियम शेक्सपियर ने संसार की तुलना मन से की है। क्लियर? अब अपन चलते हैं एट फर्स्ट, पहली अवस्था, और वो पहली अवस्था है इन्फेंट, शिशु की अवस्था। यहाँ पे देखिएगा, शिशु की अवस्था में व्यक्ति क्या करते हैं? म्यूलिंग एंड पुकिंग। म्यूलिंग का मतलब क्या होता है और पुकिंग का मतलब क्या होता है? म्यूलिंग यानी वीपिंग, वह रोता बिलखता है, एंड पुकिंग वॉमिटिंग करता है, वॉमिट्स, है ना। इन द नर्सिस आर्म्स, नर्सिस आर्म्स का मतलब है उसकी अम्मा की गोद में या उसकी जो धाई है उसकी गोद में, शिशु अवस्था के अंदर, इन्फेंट की अवस्था के अंदर वह म्यूलिंग एंड पुकिंग, वीपिंग करता है, वॉमिटिंग करता है और अपनी पहली अवस्था को पूर्ण करता है। इसके बाद अपन चलते हैं देन द वीनिंग स्कूल बॉय, दूसरी अवस्था में। तो पहली अवस्था आप समझ चुके हैं कि वह अपनी धाई, अपनी अम्मा की गोद में रोता बिलखता है और उल्टियां करता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन की पहली जो अवस्था है वो पूर्ण करता है। दूसरी अवस्था में चलते हैं और दूसरी अवस्था है स्कूल बॉय। देन द वीनिंग स्कूल बॉय क्या करता है? विथ हिज सेचल, सेचल का मतलब होता है स्मॉल बैग, स्मॉल बैग जिसको वो कैरी करता है, जिसको वो ले जाता है। स्कूल बॉय विथ हिज सेचल, अपने छोटे से बैग के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और क्या करता है? शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। यहां पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह के समय चमकते चेहरे के साथ, क्रीपिंग क्या करता है? वो गोस स्लोली, क्रीप करता है मतलब रेंग रेंग कर चलता है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। किसकी ओर? स्कूल की ओर। लाइक स्नेल, किसकी तरह? स्नेल की तरह। तो यहाँ पे स्कूल बॉय की कंपैरिजन किसके साथ में हुई है? स्नेल के साथ में हुई है। दोनों असमान चीजें हैं और यहाँ पर लाइक या एज वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो ये एग्जाम्पल किसका है?
सिमली का एग्जाम्पल है, उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्कूल बॉय की तुलना किससे की, तो आपका रेस्पॉन्स होगा स्नेल से। और यदि यहाँ पर ये पूछा जाए कि स्कूल बॉय की तुलना स्नेल से क्यों की है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्नेल क्रीप्स मतलब कहने का ये है स्नेल गोज स्लोली। एक जो घोंगा होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, क्रीपिंग करते हुए चलता है, रेंग रेंग कर आगे चलता है। इसी प्रकार से स्नेल की तरह एक स्कूल बॉय होता है अनविलिंगली टू स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने आता है, अनविलिंगली टू स्कूल जाने वाला जो बच्चा है वो अनिच्छा पूर्वक स्कूल जा रहा है। और जब अनिच्छा पूर्वक स्कूल जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वह स्नेल जिस प्रकार से क्रीप करते हुए चलता है उसी प्रकार से स्कूल बॉय जो है स्कूल के लिए अनिच्छा पूर्वक आगे बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता है स्कूल की ओर। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने स्कूल बॉय की तुलना किसके साथ में की, स्नेल के साथ में की। As a snail creeps means goes slowly, in the same way schoolboy goes to school very slowly because of unwilling to school, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए अनिच्छा रखता है, इसलिए वह धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ता है। और यही कारण है कि यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने स्कूल बॉय की तुलना किसके साथ की, स्नेल के साथ में की। तब अपन चलते हैं एंड देन द लवर, तीसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड जो स्टेज है मेंस लाइफ की वो है लवर, प्रेमी की अवस्था। इसके क्या फीचर्स हैं, शाइन लाइक फर्नेस, शाइन आहें भरता है, लाइक फर्नेस जिस प्रकार से, फर्नेस का मतलब होता है जो आग की भट्टी होती है, जिस प्रकार से उसमें आग की लपटें उड़ती है उसी प्रकार से वह एक लवर जो है वो क्या करता है, शाइन, क्या करता है, शाइन, आहें भरता है, लाइक फर्नेस। यहाँ पर भी लवर की तुलना किसके साथ में हुई है, फर्नेस के साथ में हुई है। दो असमान चीजों की तुलना हो रही है, लाइक वर्ड का यूज हुआ है। तो यहाँ पर भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऐसा क्यों करता है, विद अ वोफुल बैलड, बैलड क्या होता है, एक बहुत लंबी पोएम होती है और इसीलिए यहाँ पर उस लंबे गीत को यहाँ पर पोइट ने किसके तौर पर रिप्रेजेंट किया है, बैलड के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, वोफुल बैलड है ना। मत किसके लिए, मेड टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पर प्रेमिका से है कि एक लवर अपनी जो मिस्ट्रेस है, अपनी जो प्रेमिका है उसकी आईब्रोज मतलब उसकी सुंदरता को रिप्रेजेंट कर रहा है, आईब्रोज, उसकी सुंदरता के प्रति क्या करता है, वो फुल बैलेड गाता है, अर्थात वेदना के साथ विरह के गीत गाता है। जब एक लवर अपनी प्रेमिका से बिछुड़ जाता है, उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह उसकी सुंदरता के बखान में क्या करता है, वेदना के साथ, वेदनापूर्ण क्यों है, क्योंकि वह उसे प्राप्त करना उसके लिए संभव नहीं है, तो वेदना के साथ विरह के गीत गाता है, मतलब उससे अलगाव होने के गीत गाता है। तो ये आपकी अवस्था हो गई थर्ड लवर की स्टेज। देन ए सोल्जर, तब अपन बढ़ते हैं चौथी अवस्था की ओर, जो एक स्टेंजा के रूप में क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, ध्यान रखें। देन ए सोल्जर, तब एक वो सोल्जर की अवस्था में प्रवेश करता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, ध्यान रखें, इन फ्रेजेस को अच्छे से समझें। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स का मतलब होता है वह एविल थॉट्स रखता है, क्या रखता है, एविल थॉट्स, बुरे विचारों का। ये अवस्था जो है बुरे विचारों की ओर प्रकट
या मतलब इंडिकेट करती है ए लवर फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑथ्स, मतलब एविल थॉट्स के साथ में, बुरे विचारों के साथ में, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, बियर्डेड दाढ़ी बढ़ा के रखता है, लाइक द पार्ड, पार्ड का मतलब होता है लियोपार्ड, तेंदुए के शरीर पर जिस प्रकार से घने और गहरे बाल होते हैं उसकी तुलना यहाँ पर सोल्जर के बियर्ड से की है। तो दो असमान चीजों के बीच में तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रही है, लाइक और एज वर्ड का यूज हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? सिमिली, उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। तो देखिएगा, ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, एविल थॉट्स के साथ, बुरे विचारों के साथ, बियर्डेड लाइक द पार्ड, तेंदुए के शरीर पर जिस प्रकार के घने और गहरे बाल होते हैं उसकी तुलना की है यहाँ पर सोल्जर के बियर्ड से। जेलस इन ऑनर, ऑनर यानी होता है सम्मान, सम्मान पाने के लिए जेलस में क्या करता है? लोगों से ईर्ष्या करता है, मतलब जेलस बन जाता है, ईर्ष्यालु बन जाता है। सडन एंड क्विक, अचानक और त्वरित रूप से क्या कर लेता है? इन क्वारल, अपने आप को झगड़े में डाल लेता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, तुरंत और अचानक वह किसी से भी लड़ झगड़ बैठता है। किसके लिए? ऑनर पाने के लिए, फॉर गेटिंग ऑनर, सम्मान पाने के लिए वह अपने आप को ईर्ष्यालु प्रकृति में लोगों से लड़ झगड़ बैठता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन, जिस प्रकार से बुलबुला, पानी का बुलबुला होता है वो क्षणिक होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। बबल रेपुटेशन, तो इस प्रकार की, जो इस प्रकार का ऑनर है, सीकिंग, तलाश करता है ऐसे ऑनर की, मतलब जेलस के साथ में, ईर्ष्या के साथ में लोगों से लड़ झगड़ के, मतलब यह है कि वो अपनी आक्रोश भावनाओं में क्या करता है? बबल रेपुटेशन, क्षणिक समय के लिए, सम्मान पाने के लिए वह क्या करता है? लोगों से जेलस, ईर्ष्या करता है और तुरंत और अचानक ही लोगों से लड़ झगड़ बैठता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन का मतलब होता है तोप, जब किसी व्यक्ति को तोप के सामने खड़ा किया जाए, इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ी विपत्ति है ना, बहुत बड़ी परेशानी है ना, जिसे अपन कह सकते हैं ये एक बिग ट्रबल, एक बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ी परेशानी में अपने आप को डाल लेता है। किसके लिए? बबल रेपुटेशन, क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज भी है ये, अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी नहीं गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी बन जाती है। जिस प्रकार से पहला स्ट्रेंजर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट की अवस्था बन जाती है। देन ए सोल्जर, एक जो सोल्जर की अवस्था है उसको कैसा बताया विलियम शेक्सपियर ने? फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, मतलब एविल थॉट्स के साथ, बुरे विचारों के साथ, बियर्डेड लाइक द पार्ड, तेंदुए की तरह दाढ़ी बढ़ा के रखता है। तेंदुए के शरीर पर जैसे बाल होते हैं वैसे वो मतलब एक डरावना सा रूप धारण कर लेता है। जेलस इन ऑनर, सम्मान पाने के लिए वो ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, अचानक और तुरंत किसी से लड़ झगड़ बैठता है। किसके लिए? सीकिंग द बबल रेपुटेशन, क्षणिक सम्मान पाने के लिए वो क्या कर लेता है? अपने आप को, इवन इन द कैनन्स माउथ, अपने आप को बहुत बड़ी विपदा या परेशानी में डाल लेता है। इस प्रकार से ये अवस्था होती है समाप्त। और आगे बढ़ते हैं अपन, एंड देन द जस्टिस, पांचवी अवस्था में प्रवेश करते हैं। और पांचवी अवस्था को क्या नाम दिया है? जस्टिस, एक न्याय की अवस्था, न्याय करने वाले व्यक्ति की अवस्था। क्योंकि जब वह इन्फेंट की अवस्था पूरी कर लेता है, स्कूल बॉय की अवस्था पूरी कर लेता है, लवर की अवस्था पूरी कर लेता है, सोल्जर की अवस्था पूरी कर लेता है, तो उसकी तर्क शक्ति, बुद्धि का विकास हो जाता है। तो और वह पांचवी अवस्था में प्रवेश करता है, वो अवस्था है
जस्टिस की अवस्था। इसमें क्या है, इन फेयर राउंड बेली, इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है, जस्टिस जो 5वीं अवस्था है, इन फेयर राउंड बेली कि वो गोल मटोल तोंद बढ़ा लेता है, किससे, विद गुड कैपल लाइन। कैपल लाइन का मतलब होता है चीज एंड पॉक। क्या गुड कैपल लाइन का मतलब होता है चीज एंड पॉक, मतलब वह मांस खा खा के, जिसे अपन कह सकते हैं ब्राइब। ब्राइब मतलब रिश्वत प्राप्त करके वह एक इस प्रकार का जीवन जीता है। किस प्रकार का, कि वह चीज एंड पॉक खा खा के अपनी तोंद को बढ़ा लेता है, अर्थात ब्राइब प्राप्त करके, रिश्वत प्राप्त करके वह एक अच्छा और आरामदायक जीवन जीता है। विद आई सीवियर, विद आई सीवियर, आंखों की जो मतलब दृष्टि है वो तेज हो जाती है। आई सीवियर मतलब वह अपनी नजर से बुरा और अच्छे को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कार्ड, जो एक मतलब अच्छे जीवन, एक आरामदायक जीवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फॉर्मल कट में दाढ़ी रखता है, फुल ऑफ वाइस सार्स। सार्स का यहाँ पर मतलब है कि वो इस प्रकार की सेंस कहता है, इस प्रकार के कोट लोगों के सामने रखता है, इस प्रकार की कहावतें कहता है। वाइस, वाइस यानी बुद्धिमत्ता के साथ में, तर्क शक्ति के साथ में वह इस प्रकार की कहावतें कहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, इंस्टेंस का यहाँ पर मतलब है कि वो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स लोगों के सामने पेश करता है कि एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह अपनी भूमिका अदा करता है। अर्थात जस्टिस की अवस्था में क्या करता है, ब्राइब प्राप्त करके वो एक आरामदायक जीवन जीता है और कठोर दृष्टि के साथ, मतलब अच्छे और बुरे को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, और फॉर्मल कट में दाढ़ी रखता है, इस प्रकार की बुद्धिमत्ता के साथ कहावतें कहता है, और इस प्रकार के आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, आधुनिक उदाहरण या दृष्टांत देता है, और इस प्रकार से वह अपनी भूमिका अदा करता है। और 5वीं अवस्था के बाद अपन प्रवेश करते हैं 6th एज में, छठी अवस्था में, जिसका नाम है एज ऑफ पेंटालोन। पेंटालोन की अवस्था, द 6th एज शिफ्ट्स, छठी अवस्था में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, शिफ्ट्स इनटू द लीन। लीन का मतलब होता है वीक, टिमिड, वह दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, डरपोक सा बन जाता है। The 6th age shifts into the lean, वह कमजोर हो जाता है। एंड स्लीपर्ड पेंटालोन, स्लीपर्ड चप्पले पहनता है, पेंटालून ढीले ढाले कपड़े धारण कर लेता है, विद स्पेक्टेकल्स, और चश्मा लग जाता है, कहाँ पे, ऑन नोज, वो नाक पर चश्मा टिका हुआ रहता है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब होता है आंखों के नीचे थैली नुमा आकृति बन जाती है। हिज यूथफुल होल्स, उसके वो युवा अवस्था में बचाकर रखे हुए जो जुराब थे, यूथफुल होल जो युवा अवस्था के जुराब थे, वेल सेव्ड, जो उसने बचा के रखे थे अपनी बुढ़ापे की अवस्था के लिए, अपने आगे के समय के लिए। वर्ल्ड टू वाइड, वर्ल्ड टू वाइड, जिस प्रकार से विश्व बहुत विस्तृत नजर आता है, उसी प्रकार से। और श्रम शैंक, दुबले पतले जो उसके पैर हो जाते हैं कमजोर होने के कारण, श्रम शैंक। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कौन सा अलंकार दिख रहा है, एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कंसोनेंट का क्या हुआ है, रिपीटिशन हुआ है, और कंसोनेंट साउंड का जहां पर रिपीटिशन होता है उसको एलिट्रेशन कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। श्रम शैंक, शैंक साउंड का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा वर्ल्ड
वाइड यूथफुल होजिस की उसने तुलना किसके साथ में की है? वर्ल्ड के साथ में की है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मेटाफर, रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे यूथफुल होजिस की जो कंपैरिजन है वो किसके साथ में हुई है? यूथफुल होजिस की कंपैरिजन वर्ल्ड के साथ में हुई है। जिस प्रकार से वर्ल्ड टू वाइड, यहाँ पे एलिट्रेशन भी है, वर्ल्ड वाइड एलिट्रेशन भी है और मेटाफर भी है, ठीक है ना। एलिट्रेशन यहाँ पे वर्ल्ड वाइड और शंशेन, और मेटाफर यहाँ पे वर्ल्ड टू वाइड, क्योंकि जो उसके युवा अवस्था के जो मजबूत पैर थे, अब वो कमजोर अवस्था में आने के साथ ही दुबले पतले हो चुके हैं, और दुबले पतले होने के कारण उसके जो युवा अवस्था के जो जुराब थे, जो फिट थे युवा अवस्था में, अब उसके पैरों में शंशेन, जो उसके कमजोर पैर हो चुके हैं, उसमें अब वो जुराब है वो अनफिट से प्रतीत होते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी वो युवा अवस्था की बिग मैनली वॉइस, जो बड़ी कठोर आवाज जो थी, टर्निंग अगेन, वापिस बदल जाती है। इसमें टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, जो एक इंसान की बचपन में पतली सी और मीठी सी आवाज होती है, तीखी सी आवाज होती है, वह छठी अवस्था में प्रवेश के साथ में वापिस कैसी हो जाती है? टर्न कर लेती है, बदल जाती है। कौन सी आवाज? जो उसकी युवा अवस्था के अंदर बहुत खूंखार और मजबूत और दृढ़ जो आवाज थी, वो वापस बचपन वाली पतली सी दुबली सी आवाज में नजर आती है। एंड विशल्स इन हिज साउंड, और जब वह बोलता है तो विशल्स जैसी साउंड नजर आती है, अर्थात सीटी नुमा आवाज में वह उसकी आवाज प्रतीत होती है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति बहुत बड़े परिवर्तनों वाली अवस्था को समाप्त कर लेता है। सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं इन सिक्स्थ एज ऑफ पेंटागन, छठी जो अवस्था है। देखिएगा कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, जो छठी अवस्था किसमें शिफ्ट होती है? इनटू द लीन, मतलब कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। एंड स्लीपर्ड, ढीली ढाली चप्पल पहनता है। पेंटालून, ढीले ढाले कपड़े पहनता है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, और उसके नाक पर चश्मा टिका हुआ रहता है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसके आंखों के नीचे थैलीनुमा आकृति सी प्रतीत होती है, त्वचा लटकने लग जाती है। इस यूथफुल होज, और उसके वो युवा अवस्था के जो जुराब थे, वेल सेव्ड, जो उसने बचा के रखे थे, वर्ल्ड टू वाइड, किसके लिए? फॉर शंशेन, उसके दुबले पतले कमजोर पैरों के लिए अब वो संसार की तरह विस्तृत नजर आते हैं, अर्थात अनफिट नजर आते हैं। और उसकी युवा अवस्था की जो मजबूत आवाज थी, अब वो आवाज वापस किस प्रकार की आवाज में बदल गई है? चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, जो बचपन वाली पतली सी जो आवाज थी उसमें नजर आती है, उसके समान नजर आती है। और उसकी साउंड में अब विशल्स नजर आते हैं, सीटी नुमा आवाज निकलती है। और इसके बाद अपन सातवीं लास्ट एंड फाइनल एज में प्रवेश करते हैं। और इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे हैं। छठी और सातवीं अवस्था से वैसे अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो बहुत इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हो जाती है दोनों, ठीक है, स्टेंजा के तौर पर भी और क्वेश्चन के तौर पर भी। सबसे पहले देखिएगा लास्ट सीन ऑफ ऑल, सातवीं अवस्था को क्या कहा है? लास्ट सीन कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप होता है कि इस अवस्था को लास्ट सीन क्यों कहा गया है, अंतिम दृश्य क्यों कहा गया है। तो देखिएगा, जब एक व्यक्ति 6 घटनाक्रम से परिपूर्ण जो अवस्थाएं हैं वो जी लेता है, तो उसके
उसके बाद में मंच रूपी दुनिया पर अंतिम दृश्य के रूप में जो सातवीं अवस्था है, जिसके बाद में उसे मंच रूपी दुनिया से डिपार्ट करना होता है, प्रस्थान करना होता है, जब वह ओल्ड एज में प्रवेश करता है। इसीलिए कवि ने इसको लास्ट सीन कहा है। आफ्टर स्पेंडिंग 6 eventful history, he gets into the last and final stage, that is called an old age, and after it he has to depart from the world. That's why it is called the last scene of all. क्योंकि एक व्यक्ति 6 अवस्थाएं जब तक जी रहा होता है, 6 अवस्थाओं में अपना रोल अदा करता है, वो रोल घटनाओं से परिपूर्ण होता है, विभिन्न प्रकार की घटनाओं का, इवेंट्स का मेंशन किया हुआ है, विभिन्न प्रकार के कार्य वो रोल वो परफॉर्म करता है। अब वो उसके लिए क्या हो चुका है, हिस्ट्री बन चुका है, इतिहास बन चुका है, क्योंकि ये बीते समय की बातें हैं। अब व्यक्ति मंच रूपी दुनिया पर अंतिम दृश्य के रूप में नजर आता है। देखिएगा ये लाइन, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। स्ट्रेंज, अजीबोगरीब जो भूमिकाएं हैं, इवेंटफुल हिस्ट्री, घटनाक्रम से भरा हुआ इतिहास कौन सा था, 1 से 6 अवस्था तक, 1 से 6 अवस्था तक जो उसका अब इतिहास बन चुका है, वो अतीत हो चुका है। घटनाक्रम से भरी हुई वो 6 अवस्थाएं बीतने के बाद यहाँ पर इवेंटफुल हिस्ट्री का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था के बाद एक व्यक्ति को मंच रूपी दुनिया से प्रस्थान करना होता है। और इसीलिए विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पर जो ओल्ड एज है, जो फाइनल स्टेज है, जो अंतिम अवस्था है, उसको लास्ट सीन ऑफ ऑल कहा है। इस सेकंड चाइल्डिशनेस, देखिएगा ओल्ड एज जो है, 7वीं अवस्था जो है, अंतिम अवस्था जो है, उसको पहला क्या नाम दिया है, लास्ट सीन ऑफ ऑल। दूसरा क्या नाम दिया है, सेकंड चाइल्डिशनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अंतिम अवस्था को, 7वीं अवस्था को, फाइनल स्टेज को, लास्ट सीन ऑफ ऑल को, ओल्ड एज को सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा है? As a child depends on others to perform his daily tasks in the same way, in the old age, in the final stage, a man again becomes dependent on others for performing his daily tasks. That's why the poet called the last age second childishness. सेकेंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा है, दूसरा बचपन क्यों कहा है? तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से एक बच्चा अपने नियमित कार्य करने के लिए, रेगुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए अन्य पर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति अंतिम अवस्था में प्रवेश करता है, ओल्ड एज में प्रवेश करता है, तो वह इतना दुर्बल हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि वो अपने नियमित कार्य करने के लिए, जरूरतमंद कार्य करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और इसीलिए इस अवस्था का दूसरा नाम क्या दिया है? सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है मेंटल स्टेट। जो उसकी मेंटल स्टेट है वो खो देता है, याददाश्त खो देता है, याद रखने की शक्ति खो देता है। सेंस टीथ, सेंस आई, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग एट लास्ट। सेंस देखिएगा यहाँ पर 4 बार सेंस वर्ड का रिपीटिशन हुआ है और ये अपने पोम की मोनोलॉग की लास्ट लाइन है। यहाँ पर सेंस का अर्थ क्या है? विदाउट। सेंस का अर्थ क्या है? विदाउट। अगर आपसे स्टेंजा है और स्टेंजा का अंतिम जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिमिलर वर्ड ऑफ सेंस, तो आपको लिखना है विदाउट। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सेंस टीथ, बिना धातु के, अर्थात उसके दांत गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अर्थात वह
वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है जो दांतों से हो। सेंस आईज, आईज का मतलब यहाँ पर आई साइट से, वह अपने आंखों की रोशनी खो देता है, देखने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। सेंस टेस्ट, स्वाद लेने की शक्ति जो है, मतलब सेंस टीथ, सेंस आई, सेंस टेस्ट, वह जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है उन ज्ञानेंद्रियों में जो शक्ति होती है उनको वो खोना शुरू कर देता है। एंड सेंस एवरीथिंग एट लास्ट, और अंततः वह अपने जीवन को खो देता है, अपने जीवन से संबंधित सभी चीजों को खो देता है, अर्थात अब वह मंच रूपी दुनिया से प्रस्थान कर चुका होता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति 7वीं अवस्था को पूर्ण करता है। तो शायद मैं सोचता हूं एक एक अवस्था जो है उसकी जो विशेषताएं हैं वो आपने समझी अच्छी तरह से। जहां जरूरत है देखिएगा उसको हमेशा आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें, उनको आप लिखें। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। जो छोटे छोटे सवाल हैं वो एक एक लाइन, एक एक वर्ड पर अपन ने डिस्कस किया, कंसल्ट किया, चर्चा की। जो 2 नंबर के सवाल बनते हैं, पहली चीज तो आपके स्टेंजा बन सकते हैं। स्टेंजा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुख्य तौर पर 7 स्टेंजा बनते हैं। पहली अवस्था जो है वो पहले स्टेंजा में, ऊपर वाले स्टेंजा के साथ में पूछी जा सकती है, या पहली और दूसरी अवस्था को एक साथ पूछा जा सकता है। क्लियर? तो एक तो आपका स्टेंजा यहां तक हो गया, और उसके बाद में 7 अवस्थाएं हैं जिनमें से पहली अवस्था बहुत छोटी होने के कारण या तो इसके साथ पूछी जा सकती है या दूसरी अवस्था के साथ पूछी जा सकती है। तो आपके पास में 7 स्टेंजा है, उनकी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कमिंग सेशन है उसमें जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, डेफिनेटली ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है कि कवि ने संसार की तुलना मन से क्यों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर ये स्टेंजा आ सकता है या ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये आप सवाल अच्छी तरह से देखें। Why does the poet compare the world to a stage? संसार की तुलना कवि ने मन से क्यों की? उसके बाद में 7 अवस्थाओं की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी भी अवस्था से 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आपसे यह कहा जाएगा, जैसे एक सवाल आप पहले पूछा गया है, 5th स्पैन ऑफ लाइफ, 5th स्पैन ऑफ लाइफ। तो यहां पर जरूरी नहीं आपको 5वीं अवस्था का नाम दिया जाए और सवाल पूछा जाए। 6th स्पैन ऑफ लाइफ, 4th स्पैन ऑफ लाइफ, 2nd स्पैन ऑफ लाइफ, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि उस अवस्था का नाम भी दिया हुआ हो सकता है। क्लियर? अब इसके बाद में देखिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कवि ने स्कूल बॉय की तुलना स्नेल से क्यों की है? Why does the poet compare the school boy to a snail? या यहाँ पर ये सवाल बन सकता है, Why the school boy is compared to a snail? कवि ने स्कूल बॉय की तुलना स्नेल से क्यों की है? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चौथी अवस्था के मुख्य विशेषताएं ही हैं। ठीक है, इसके बाद में 5वीं अवस्था है, 6ठी अवस्था है। अब यहाँ पर 7वीं अवस्था से ऐसा क्वेश्चन निकलकर हमारे सामने आता है, और 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पहली चीज तो यह है कि 7वीं अवस्था को या अंतिम अवस्था को या ओल्ड एज को लास्ट सीन ऑफ ऑल क्यों कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन कि लास्ट एज को या फाइनल स्टेज को या 7वीं अवस्था को या ओल्ड एज को सेकंड चाइल्डनेस क्यों कहा है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो एक बार आप जो है फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ें और इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि अच्छी तरह से आप इसको समझ सकें। और प्रत्येक जो स्टेज है उनकी जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको
जरूर बोर्ड पे लिखवा दूंगा। अगर कोई आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कोई चीज समझ में नहीं आई हो या कोई क्वेश्चन संबंधित चैप्टर से या टेक्स्ट से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, या जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे भी आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द जैसे ही आपका क्वेश्चन देखा जाएगा तुरंत आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।